हेलो गाइस, तो हम लोग नए मनों को स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने इस मनों को सर्च करके देखा यूट्यूब पर। इस पर एक बंदे ने एक्सप्लेन किए सिर्फ 2 एपिसोड और उसके बाद उसने ड्रॉप आउट मार दिया। और इस मनों में अच्छे खासे चैप्टर भी है, तो इसको एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। तो चलिए हम लोग अपने मनों को स्टार्ट करते हैं। हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सिल्डम किंगडम का काउंटी फैमिली का मेंशन। देखते हैं एक लड़के को जो कि सो के उठता है और बोलता है कि फिर से वही दोबारा सपना। वो लड़का अपने बारे में बताता है, मेरा नाम जेमी वाल्टन है, मैं सिल्डम किंगडम का काउंट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ऑफिशियल सक्सेसर भी। अपने सपने के बारे में सोचता है। देखते एक बंदे को जो कि खून में लथपथ होता है और कोई बोलता है कि हम तुम्हें सील कर रहे हैं। हम देखते हैं उस बंदे के नीचे एक बड़ा सा फॉर्मेशन आ जाता है। वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि हा 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 12 हेवनली गॉड, तुम सभी एक साथ मिल के भी मुझे हरा नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम लोग मुझे सील कर रहे हो। हा 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 हा, कितना फनी है, ये बहुत अच्छा है, कर दो मुझे सील। लेकिन याद रखना, जब मैं आजाद हूंगा तो ये तुम्हारी लाइट वो डार्कनेस में चली जाएगी और तुम पेनफुल मौत मरोगे। तुम मुझसे भीख मांगोगे मौत के लिए, लेकिन मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। गॉड बोलते कि हम तुम्हारा वेट करेंगे, लेकिन तुम अभी सील होने वाले हो इंटरनलिटी ऑफ डार्कनेस में। प्रेजेंट टाइम के सीन और जेमी बोलता है कि और इस तरह 12 हेवनली गॉड ने मुझे सील कर दिया था और उस सील में लंबे टाइम रहने के बाद मुझे उसमें एक क्रैक मिला और मैं उससे बाहर निकल आया और मेरा जन्म इस फैमिली के बड़े बेटे के रूप में हुआ। देखते जेमी के मदर फादर उसके जन्म के टाइम पर जेमी का फादर बोलता है कि इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें तो तुम पे गई है। तो उसकी मदर बोलता है कि उसका एक्सप्रेशन देखो, उसका एक्सप्रेशन तुम पे गया है। जेमी बोलता है कि बूबू मैं कहाँ पर हूँ और ये बूबू क्या है, व्हाट द हेल, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जेमी आगे बोलता है कि एक नोबल मैन के रूप में जिसे अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार मिला और इसी तरह 9 साल बीत गया। देखते जेमी को विंडो के सामने और बोलता है कि आज का दिन भी थका देने वाला होगा। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और बोलते है कि यंग मास्टर। तो अपना जेमी बोलता है कि गुड मॉर्निंग नैनी। वो मेड बोलते है कि आप विंडो के सामने इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे थे यंग मास्टर। तो अपना जेमी बोलता है कि मैं सुबह सुबह विंडो के सामने आसमान को, सुंदर नजारे को देख रहा था। मेड बोलते है कि ओ माई हमारे यंग मास्टर कितना अफेक्शन रखता है। जेमी बोलता है कि अफेक्शन माई फूड। मेड आगे बोलते है कि एनीवेज मैडम आपको वेट कर रही है, तो इसलिए चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। तो जेमी बोलता है कि ठीक है। फिर वो तैयार होकर बाहर निकल जाते हैं और वो मेड बोलते हैं कि यंग मास्टर जेमी आ गए हैं। जेमी अपने मन में सोचता है कि मुझे फिर से दोबारा वही करना होगा। देखते उसके पेरेंट्स को, उसकी मदर बोलते है कि ओ मेरा प्यारा बेटा आ गया। जेमी बोलता है कि यस मदर। फिर वो जाकर टेबल के ऊपर बैठ जाता है और वो आमिंग उसकी मदर बोलती है कि हमारे प्यारे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। जेमी आगे बोलता है कि जेमी की मदर नहीं, मेरी मदर द ग्रेट वेल फैमिली सीरा वेल्टन और मेरे फादर वेल्टन फैमिली काउंट के हेड और किंगडम के 5 सोर्ड मास्टर में से एक एग्नो वेल्टन। और उनके पास इम्प्रेसिव टाइटल है, लेकिन वो अपने वाइफ और अपने बच्चों के लिए पागल रहते हैं। और मेरी एक छोटी बहन वेल्टन काउंटी का फैमिली का सारा वेल्टन। फिर उसकी बहन अपने भाई को खाना खिलाती है, तो अपना जेमी भी उसका खाना खा लेता है और बोलता है कि मुझे टेस्टी खाना खिलाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर जेमी भी सारा को खाना खिलाता है और अपने मन में सोचता है कि सीरियसली सच में ये थका देने वाला है। फिर अगले दिन में वो अपने रूम में चला जाता है और बोलता है कि सीरियसली सच में ये थका देने वाला है, मुझे अब एक्सपेक्टेशन से नफरत हो गया है, बट अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये थोड़ा पहले से बेटर है। उस टाइम मैं मरना चाहता था, मुझे ऐसी बात करनी होती थी जैसी मेरी जीप छोटी हो, लेकिन मुझे ये मेंशन पसंद है, मैं यहाँ पर बहुत चीजें कर सकता हूँ, यहाँ तक कि एक प्राइवेट लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। हालांकि तभी देखते एक काले जैसे छोटे से डीमन को, वो जाके जेमी के सर के ऊपर बैठ जाता है और जेमी आगे सोचते हुए बोलता है, हालांकि बात सिर्फ इतना है कि मैं अभी बहुत वीक हूँ, लेकिन ये ठीक है, मेरा रिबॉर्न हुआ इसलिए मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन वो 12 स्टूपिड गॉड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और अपने वो छोटे डीमन को ही क्रश कर देता है। ऐसा लगता है कि मानो कि वो सिर्फ पैरासाइड है, जबकि मेरी पावर की यही लिमिट है, क्योंकि इस एरा में डार्क मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन टाइम मेरे साइड ही है। और गुस्से से बोलता है कि तुम 12 हेवनली गॉड, तुम हमेशा से ही एरोगेंट थे, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी गेट खुलता है और वहाँ से मेड आती है और बोलते है कि यंग मास्टर टाइम आ गया है कि मैडम के साथ आपको स्टोरी सुनना है। अपना जिमी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि हाँ नहीं चलो मैं आता हूँ। जिमी अपने मन में सोचता है कि जब भी मुझे सुंदर होने के एक्टिंग करना होता है तो मुझे लगता है कि मैं सील में वापस चला जाऊं। अगले सीन में देखते हैं जिमी की मदर को, वो बोलती है कि वेलकम जिमी। जिमी अपने मदर के पास जाता है और उन्हें पकड़ लेता है और बड़ी प्यारा एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि मदर आज हम कौन सी बुक को पढ़ने वाले हैं। जिमी की मदर और उसकी बहन हैरान हो जाती है जिमी को ऐसे करते हुए देख के और जिमी को गले लगा लेते हैं दोनों और बोलते हैं कि मेरा प्यारा क्यूट बेबी। वो बोलते हैं कि मेरा प्यारा भाई। उसकी मदर बोलते हैं कि आज जो हम लोग बुक को पढ़ने वाले हैं उस बुक का नाम है द ग्रेट मैजिशियन हेनिस। और उसकी मदर बुक को स्टार्ट करती है और एंड में बोलते है कि और हेनिस हमेशा हैप्पी रहने लगा। और उसकी मदर जेमी से बोलती है कि जेमी क्या तुम्हें मजा आया। जेमी बोलता है कि हाँ मैं भी हेनिस की तरह एक ग्रेट मैजिशियन बनना चाहता हूँ। उसकी मदर बोलती है जेमी से तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं श्योर हूँ कि तुम भी एक ग्रेट मैजिशियन बन सकते हो, क्योंकि तुम पहले ही अपने 3 मैजिक टीचर को हरा चुके हो। जेमी अपने मन में सोचता है कि क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही है, क्योंकि मैंने उन तीनों मैजिक टीचर को हरा दिया था जो वो मेरे लिए लाई थी। उसकी मदर जेमी के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते है कि फादर ने कहा कि वो तुम्हारे लिए ग्रेट मैजिशियन को लाएंगे, बस तुम वेट करो।
करो। जिमी अपने मन में सोचता है कि नहीं, इस पर लगता है कि वो मुझे धोखा नहीं दे रही है और अपने मदर से बोलते हैं क्या सच में, तब तो ये अमेजिंग है। जिमी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी मदर बोलते हैं कि क्या तुम फिर से लाइब्रेरी जा रहे हो। तो जिमी बोलता है कि हाँ। उसकी मदर बोलती है कि बहुत ज्यादा ना पढ़ना और तुम मेक श्योर करना कि बाहर जाकर खेलो भी। तो ठीक है, आओ अपनी मम्मी के एक हक दो। जिमी अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मुझे ये करना होगा। फिर जाके अपने मम्मी के गले लगता है। उसकी मदर बोलते है कि ओ माय मेरा प्यारा बेटा, तुम बहुत प्रीशियस हो, लाइब्रेरी मत जाओ, चलो खेलते हैं। जिमी अपने मन ही मन बोलता है कि प्लीज ऐसा करना बंद करो। और अगले सीन में देखते हैं जिमी को बुक रीड करते हुए और वो बोलता है कि क्या ये लास्ट बुक था माना ब्रीथिंग टेक्निक का, लेकिन ये इतना खास भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले ही खाने का टाइम हो गया है, मैं उनके साथ 3 टाइम का खाना खा के थक गया हूँ, मुझे पहले ही जाना होगा, नहीं तो मुझे खोजने के लिए नैनी आ जाएगी। फिर वो जाने लगता है, तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा एक आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलता है, जैसा कि काउंट बेल्टन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उन्होंने डिनर हॉल के सामने एंट्रेंस गेट के सामने आर्टिफैक्ट का यूज किया है। जिमी उस बंदे को देख के अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो पर्सन है कौन, उसके बॉडी से माना लीक कर रहा है, वो कम से कम एक 7 क्लास का मैजिशियन होगा। वो जिमी को बोलता है कि हेलो। जिमी आगे बोलता है अपने मन ही मन, लेकिन वो बिना गाइड के अंदर आया कैसे, क्या उसने टेलीपोर्ट का यूज किया है या एक वो जासूस है। लेकिन वो स्वॉर्ड मास्टर की मेंशन में आके शांत होने का एक्टिंग कर रहा है। वो ओल्ड मैन अपने जिमी का नोटिस करता है हाथ को, तभी वो अपना जिमी बोलता है कि तुम कौन हो, अंदर कैसे है, ये ऐसा जगह नहीं है जो तुम जैसा कोई भी यहाँ पर आ जाए। वो ओल्ड मैन अपने जिमी को देखते ही बोलते कि क्या वही है शेर का बेटा शेर, वो सच में एवरेज से भी ज्यादा है। जिमी अपने मन में सोचता कि अगर मैं पहले वाला होता तो मैं उसे तुरंत ही अपने घुटने के ऊपर ला देता, हालांकि मैं उससे अभी बात ही कर सकता हूँ, लेकिन वो उसका शांत होने का एटीट्यूड और फैक्ट ये है कि वो मेरा पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कितना पेनफुल हो सकता है, बस वो अपना एक बार गार्ड डाउन करे, मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है ये तो रूमर से भी अच्छा है, उसके पास इतना माना है, भले ही वो सिर्फ 9 साल का है, और जिस तरह वो एक्ट कर रहा है मुझे और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, वो कितना पावरफुल है। और वो भी ओल्ड मैन अपने पावर को निकालने लगता है और उसको ऐसा करते हुए देख के अपना जेमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो बास्टर्ड, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा टेस्ट ले, मैं डियाब्लो बोल्टन पिछले लाइफ में मुझसे गॉड भी फाइट करने से पहले एक बार सोचते थे। और जेमी उस ओल्ड मैन के ऊपर अपना अटैक शूट कर देता है और वो अटैक तेजी से उस ओल्ड मैन की तरह जाता है और वहाँ पर एक लाइट जैसे तेजी से ब्लास्ट होता है। जब धुआं क्लियर होता है तो जेमी देख के हैरान रहता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वो उस पर काम नहीं किया, लेकिन ये फैक्ट कि उसे जरा सा डैमेज भी नहीं हुआ। वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये सच में अमेजिंग है, क्या वो सच में एक 9 साल का लड़का का मैजिक है। और जेमी से बोलता है कि बहुत अच्छे बच्चे, अब मेरी बारी। और ये बोलते हुए वो अपने मैजिक के साथ अपने जेमी के ऊपर अटैक कर देता है। जेमी उसके अटैक को देख के एक पल के लिए हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में, डैम इट। फिर उस मैजिक को देखता है और बोलता है कि लेकिन उस मैजिक का टारगेट मैं नहीं हूँ, तो मेरे पास इसलिए रिएक्ट करने का कोई मेरे पास रीजन ही नहीं है। जेमी को ऐसा करते हुए देखे वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि वो बच्चा सच में जरा सा भी नहीं घबराया। तभी उस अटैक के बीच में जेमी के फादर आ जाते हैं और उस अटैक को एक ही अटैक में काट देते हैं और वो बोलता है उस ओल्ड मैन से तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। फिर वो जेमी से बोलता है कि जेमी क्या तुम ठीक हो, तो जेमी बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर जेमी के फादर उस ओल्ड मैन से बोलता है कि चलो इस बारे में बात करें, मार्कस लेमेंस। वो ओल्ड मैन अपने जेमी को देख के अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने फादर के सामने साय है। वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलते कि हाँ ये सरप्राइज की बात था, लेकिन ये मजेदार है। काउंट सच में मैं तुमसे जेलस हूँ। काउंट अपने मन में सोचता है कि उसने किसी बाहरी बेटे के ऊपर अटैक किया और वो बोल रहा है कि वो जेलस है। और अगले से में देखते वो दोनों जाके एक जगह पे बैठ जाते हैं और काउंट बोलता है कि वो मेरा बेटा है और साथ ही वो बेल्टन फैमिली का अगला सक्सेसर भी है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो अपना काउंट बोलता है कि क्या तुमने कहा कि तुम इसके बारे में जानते हो। ओल्ड मैन बोलता है कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारी ऑरा मुझे चुभ रही है। वेल तुम अपने बेटे के बारे में कितना जानते हो। काउंट बोलता है कि किस बारे में। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि वो कितना जीनियस है। काउंट बोलता है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला है, लेकिन तुमने उसके ऊपर ही अटैक कर दिया। ओल्ड मैन बोलता है तो ये सच है कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते। वेल तो ठीक है, मैं ऐसे एक्ट करूंगा कि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं सुना। काउंट उस ओल्ड मैन से बोलता है क्या इसका क्या मतलब है। फिर हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है मार्कस लिनवेल, जिंदा मैजिशियन। वो 8वीं क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन के रूप में जाना जाता है। काउंटी अपने मन में सोचता है कि उसके जैसे मैजिशियन भी मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या जिमी उतना टैलेंटेड नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो मार्क्यूस बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। अभी हम इस ओल्ड मैन को मार्क्यूस बोलेंगे। तो काउंटी मार्क्यूस से बोलता है कि प्लीज अच्छे से बताओ। मार्क्यूस काउंटी से बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। काउंटी बोलता है कि अगर 8वीं क्लास का मैजिशियन भी नहीं कर सकता तो फिर कौन। मार्क्यूस बोलता है कि तुम्हारा
बेटा मेरे सारे मैजिक को रीड कर सकता है। काउंटी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, और अपने मन में सोचता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। मार्कस आगे बोलता है कि वो छोटा बच्चा वो श्योर था कि मेरा मैजिक उसे नहीं छू पाएगा, और मैं सरप्राइज हो गया कि उसने मेरे मैजिक से बचने का जरा सा भी ट्राई नहीं किया। वो सब तक कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बेटा खुद से ट्रेनिंग करके तीसरी क्लास तक पहुंच गया है। नहीं, अगर हम उसकी बॉडी को लिमिट को छोड़ दे तो वो चौथी क्लास से भी ज्यादा है। एक जीनियस नहीं, एक मॉन्स्टर का जन्म हुआ है। उस बच्चे को किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है, तुम बस उसे सपोर्ट करो और वो खुद को परफेक्ट कर लेगा, और शायद ये एक ग्रेट 9th क्लास का मैजिशियन का जन्म हो सकता है। काउंट अपने मन में सोचता है कि मेरा बेटा क्या वो सच में एक ग्रेट 9th क्लास का मैजिशियन बन सकता है। मार्कस बोलता है कि और हाँ, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे बेटे के ऊपर अटैक किया। ये आने वाला तूफान है जो कि पूरे दुनिया को हिलाने वाला है। आगे देखने में मजा आएगा तो क्या होता है। और ये बोलते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन में जिमी को देखते और वो बोलता है कि क्या सच में ये थका देने वाला था। मेरी मदर ने सुना है कि उस ओल्ड मैन ने क्या किया था। वो अपने मदर के बारे में सोचता है। देखते उसकी मदर जिमी को पकड़ लेती है और बोलती है कि जिमी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम डरे तो नहीं हो। तुम्हारी मदर उस ओल्ड मैन से बात करेगी और उसे सबक सिखाएगी, ये तुम्हारी मम्मी का प्रॉमिस है। लेकिन मैं सच में वंडर था कि मैं कितने घंटे तक वहाँ पर फंसा रहा, लेकिन इस पर एक्चुअली में मैंने मैजिक को देखा। उस मार्कस का मैजिक बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे फादर से अच्छा नहीं। मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने एक ही अटैक में उसके मैजिक को काट डाला। वो सच में मेरे फादर होने का लायक है। तभी जिमी के पीछे मार्कस को देखते हैं। वो बोलते हैं कि हा ये कितना मजेदार है। जिमी उसको देखता है पीछे, वो हैरान हो जाता है मार्कस को देख के। मार्कस बोलता है कि तुम ऐसे क्या सोच रहे थे कि तुम्हें इतना भी रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारे पीछे कोई है। जिमी उसको देख के घबरा जाता है और कस के चिल्ला देता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मार्कस बोलता है कि हाँ तुम सच में एक बच्ची हो। मुझे देख के वो सरप्राइज हो गए। जिमी बोलता है मार्कस से तुम मेरे रूम में कैसे आए। तो मार्कस बोलता है कि मैंने टेलीपोर्टेशन का यूज किया। जिमी बोलता है कि हाँ ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने तुम्हें जान से नहीं मारा। जिमी अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि वो कोई ऑर्डिनरी ओल्ड मैन नहीं है और उसने टेलीपोर्टेशन का भी यूज किया। मार्कस जिमी से बोलता है कि तुम अपने फादर के सामने साय बनते हो, लेकिन इस तरह मेरे सामने एक्ट कर रहे हो। जिमी बोलता है कि क्या फैमिली और अजनबी तुम्हारे जैसे सेम होंगे। ओल्ड मैन बोलता है कि फैमिली और अजनबी अगर सेम हुए तो। मार्कस बोलता है कि एनीवेज कितना अनऑर्चुनिटी है, अगर मेरा एबिलिटी और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता। जिमी अपने मन में सोचता है कि ये कैसा अजीब आदमी है, हम अभी मिले लेकिन वो मुझे इस तरह दिख रहा है। तभी मार्कस एक बुक निकालता है और बोलता है कि ये लो मैजिक बुक। जिमी बोलता है क्या मैजिक बुक, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रहे हो। मार्कस बोलता है कि जिस मैजिक का तुम यूज करते हो वो बहुत पुराना है, इसलिए मैं तुम्हें ये बुक दे रहा हूँ। जिमी अपने मन में सोचता है क्या पुराना मैजिक, क्या वो मुझे हिमुलेट कर रहा है। मार्कस बोलता है कि इस बुक का मैंने खुद लिखा है और ये तुम पहले पर्सन होगे जो इसे देखोगे। जिमी अपने मन में सोचता है कि एक मैजिक बुक जो कि एक 8वीं क्लास के मैजिशियन ने लिखा है और उसने कहा कि मेरा मैजिक पुराना है। मार्कस बोलता है कि और हाँ मुझे तुमसे बहुत से उम्मीदें हैं, और अपने मन में सोचता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं ये देखूंगा कि तुम कितने आगे बढ़ गए हो। और ये बोलते हुए वो मार्कस वहाँ से गायब हो जाता है। जिमी बोलता है कि प्रोबेबली जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। चलो देखें कि ये कितना अच्छा है। फिर जिमी बताता है माना ब्रीथिंग अपने मुंह से माना को एब्जॉर्ब करके अपने हार्ट के पास इकट्ठा करते हैं और ये सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है, लेकिन फैक्ट के इसका भी एक लिमिट है। और उस ओल्डमैन ने कहा कि मेरा टेक्निक पुराना है। चलो देखें कि वो कितना अमेजिंग है। फिर उस मैजिक बुक को पढ़ने लगता है और बोलता है कि ये सच में मजेदार है, लेकिन इस तरीके को अपनाने में काफी हार्ड होगा। तुम्हें माना पार्टिकल को फिल करना होगा ताकि अपने स्किन द्वारा माना को एब्जॉर्ब कर सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सटीक होने की जरूरत होगा। प्रोबेबली ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे कर सकते हैं। पुरानी टेक्निक को सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसकी जगह पे दूसरी टेक्निक को लाना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं डियाब्लो वोल्टेनो मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हा ओल्डमैन तुमने मुझे कुछ अच्छा सिखाया। मैं ये मैक शेयर करूंगा कि मैं इस हर एक पार्ट को खा जाऊं, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। और अपने मैजिक का यूज करते हुए उसी काले बॉल जैसे चीज को लाता है। वो काले जैसे बॉल चीज वो डीमन जाके जिमी के कंधे के ऊपर बैठ जाता है। तो जिमी बोलता है कि प्लीज माना पार्टिकल को ब्रेक करो मेरे लिए। इतने सुनते ही वो छोटा डीमन माना पार्टिकल को ब्रेक कर देता है और बोलता है जिमी इस टेक्निक का फर्स्ट कौन माना को ब्रेक करना ताकि तुम अपने स्किन के हेल्प से माना को एब्जॉर्ब कर पाओ, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। तुम्हें एक फिक्स लोकेशन और साइज की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास ब्लैक है। ब्लैक जिसने मेरे साथ सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो मेरे लिए माना को ब्रेक करेगा ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जबकि फर्स्ट कॉन सॉल्व हो गया तो सेकंड कॉन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बॉडी, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे बॉडी की लिमिट कितनी है, लिमिट है कि मेरा हार्ट कितना माना को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए मुझे दूसरे जगह पे भी माना को एब्जॉर्ब करना होगा, मल्टीपल जगह पर। मैं अपने बॉडी के अंदर मल्टीपल जगह पे माना को एब्जॉर्ब कर सकूँ ताकि मेरी बॉडी की कोई लिमिट ना हो। कुछ देर बाद देखते काउंट और नैनी को जो कि एक रूम के सामने आए हुए रहते हैं और वो नैनी बोलते कि काउंट यंग मास्टर सुबह से ऐसे ही
है। काउंट देखता है उस रूम में जिमी को, जो कि जिमी अपने ट्रेनिंग कर रहा होता है और काउंट बोलते हैं कि क्या वो माना है जो उसके चारों ओर घूम रहा है। मैं जानता था कि मार्कस ने उसे कुछ दिया है, लेकिन एक ही रात में उसका माना ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरे क्यूट बच्चे के पास हिडन टैलेंट छिपा हुआ है? फिर काउंट उस नैनी से बोलता है कि आज उसे ऐसे ही रहने दो, लेकिन जबकि तुम नहीं जानती हो कि वो कब बाहर निकलेगा, इसलिए किसी को बोल दो कि उस पर नजर रखे। वो नैनी बोलते हैं कि चिंता मत करिए माय लॉर्ड, मैं उस पर नजर रखूंगी। और अपने मन में सोचते हैं कि आई होप कि यंग मास्टर ठीक हो। काउंट वहां से जाते हुए अपने मन में सोचता है तो वो एक मैजिशियन है, स्वॉर्ड यूजर नहीं। क्या वो मेरे वाइफ के फैमिली से इन्फ्लुएंस है? फिर भी वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है। 9th क्लास का मैजिशियन, वो सच में मेरा बेटा होने के लायक है। सीन कट होता है कुछ देर बाद का। देखते हैं जिमी को, जो कि वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है खुश होते हुए कि हाँ मैंने ये कर दिखाया। माना को ब्रेक करना और दूसरी जगह पर ले जाने का प्रोसेस, ये तो स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड था, लेकिन मैंने इसे फिगर आउट कर लिया और इसे करने में कैपेबल रहा। हालांकि मैं अभी 4th क्लास तक ही माना का एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन ये सच में बेकार है। मैं 5वीं क्लास तक पहुंचने में काफी क्लोज था। तभी उसका छोटा डीमन बोलता है प्यू प्यू, तो अपना जिमी बोलता है उससे हाँ मेरा इस बॉडी को रिफॉर्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है, जबकि मैं जानता हूँ कि ये बॉडी यंग और वीक है अभी। वो छोटा डीमन फिर से बोलता है कि प्यू प्यू, तो अपना जिमी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होऊंगा। और वैसे भी वो आदमी कहाँ भागने वाले है, जबकि मैंने इस बात को ले लिया है तो ये दूसरी बार हार्ड थोड़े होने वाला है। फिर ब्लैक के ऊपर मैजिक करता है और बोलता है कि ब्लैक इनविजिबल, और उस ब्लैक को इनविजिबल कर देता है और बोलता है कि मेरा अभी प्लान है फादर से मिलने का, इसलिए तुम मेक श्योर करोगे कि तुम अपने मानव को ज्यादा से ज्यादा छिपाओ और मैं तुम्हारे प्रेजेंस को मुश्किल से ही सेंस कर सकता हूँ कि तुम वहाँ पर है, जैसे कि मैं अपने फैमिली स्पिरिट से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरा फादर भी तुम्हारे बारे में पता लगा सकते हैं, तो ठीक है अब चलो। सीन कट होता है, देखते काउंटी और काउंटी के पास एक बंदे को। काउंटी बोलता है उस बंदे से तुम बहुत बिजी होंगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या लेके आया? बंदा बोलता है मैं तो बस अपना ग्रीटिंग देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि हाइसन टेरिटरी में कई सालों तक किसी भी रिलीजियंस को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन आपने जेनिस को अलाउ किया, इसके लिए मैं आपका थैंक्स कहना चाहता हूँ। काउंटी बोलता है कि मैंने सोचा कि इससे लोगों को ग्रेट हेल्प मिलेगा, इसलिए मैंने इसे अलाउ करने का डिसाइड किया। वो दूसरा बंदा बोलता है कि इससे आपका क्या मतलब है? काउंटी बोलता है कि जबकि मैं हमेशा से ही बेस्ट चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जेनिस वो एक ग्रेट रिलीजियंस बने, जबकि वो मेरे टेरिटरी में अपना पैर रख दिया है। वो दूसरा बंदा अपने मन में सोचता कि हाँ वो मेक श्योर कर रहा है कि यहाँ पर सुपीरियर कौन है, मुझे वार्निंग दे रहा है कि मैं इस सिटी में अपने रिलीजियंस को बिलीवियर ना समझूं। मैं यहाँ आने से पहले उसके बारे में रूमर सुन रखा था, मुझे उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। काउंटी बोलता है कि चलो इस बारे में बात बंद करते हैं, तुम अभी बहुत बिजी हो गए है ना। वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं आपके इस काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ माय लॉर्ड। काउंटी बोलता है ठीक है सेफ वापस जाना। तो वो बंदा बोलता है कि जेनिस आपको ब्लेसिंग दे। फिर वो बंदा वहां से चला जाता है। देखते हैं अगले सीन में जो काउंटी एकदम सीरियस फेस बना लेता है और देखते अपने जिमी को, जो उस बंदे को जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस सिंबल को जो उसके कपड़े के ऊपर मून और स्वॉर्ड का सिंबल है, और साथ ही वो ओल्ड मैन इम्प्योर डिवाइन पावर को निकाल रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों उस टेरिटरी में आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई जेनिस की? फादर ने अपने टेरिटरी के अंदर रिलीजियंस लाने का डिसाइड क्यों किया? लेकिन इसे जेनिस ही क्यों होना था? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं इसे अपने टेरिटरी में बसने नहीं दे सकता, जबकि मुझ पर अभी भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा है जो उसे रोकने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, जबकि एक ऐसा रिलीजियन जो काउंटी द्वारा परमिशन मिला है अंदर कदम रखने का। इसे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र तरीका है कि काउंटी द्वारा ही इसे बाहर निकाल दिया जाए। सिंपल वर्ड में बोले तो फादर ने ही रिलीजियंस को अपने टेरिटरी के अंदर लाने का अलाउ किया है, लेकिन इसे हटाने का फादर ही मना कर सकते हैं। जिमी आगे बोलता है कि मुझे सबसे पहले फादर से मिलना होगा और आज रात को ही इन्विटेशन करना होगा। फिर जिमी एक रूम के पास बोलता है कि फादर मैं हूँ जिमी। अगले सीन में देखते हैं वेल्टन फैमिली ड्राइंग रूम। जिमी और उसके फादर उस रूम में बैठे हुए रहते हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं जिमी से क्या तुमने अपना सब कुछ कर लिया? जिमी बोलता है कि हाँ। उसके फादर बोलते हैं तो तुम मैजिक को काफी इंजॉय करते हो? जिमी बोलता है कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके फादर कुछ सोचने लगते हैं। जिमी बोलता है कि फादर क्या कुछ गलत है? उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, मैं बस होप कर रहा था कि तुम एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा होंगे। जिमी बोलता है क्या? उसके फादर अपने मन में सोचता है कि लेकिन मेरे बेटे के पास काफी टैलेंट है, वैसे भी एक जीनियस बन के लाइफ जीना ग्रेट थिंग्स नहीं होता, मतलब उतना अच्छी भी बात नहीं है। आगे उसके फादर बोलते हैं अपने मन में जैसे ही एक बच्चा अपना टैलेंट दिखाता है और ग्रोथ करता है, सब उसके आसपास के लोग उसको देख के तालियां बजाते हैं। हालांकि जब कुछ टाइम बीत जाने के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। बाद में वही लोग जो उसकी तारीफ करते हैं उसका मजाक और उसके ऊपर अटैक करते हैं। और लगातार बस मैं यही सब सोच रहा था जिमी के बारे में। फिर उसके फादर जिमी से बोलते हैं कि हे जिमी, अगर तुम मैजिक को क्यूट करना
चाहते हो तो तुम क्यूट कर सकते हो, तुम इसके लिए फ्री हो। हालांकि तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं प्रोबेबली तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। जिमी बोलता है कि फादर चिंता मत करो, मैं मैजिक को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके फादर बोलते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बेटे। फिर वो अपने बेटे के अंदर कुछ नोटिस करता है, आसपास के जितने भी माना रहते हैं उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा होता है और वो देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच में क्या ये एक 9 साल का बच्चे का माना है? मैं पहले से ही उसके पूरे बॉडी के मानों को फील कर सकता हूँ, वो अपने आसपास से मानों को एब्जॉर्ब किए जा रहा है। तभी वो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि वेट, उसका पूरा बॉडी, क्या माना कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसके हार्ट के अलावा दूसरे जगहों पे स्टोर नहीं किया जा सकता? फिर वो जिमी से बोलता है कि जिमी, उस मैजिक बुक के बारे में क्या जो कल तुमको मार्किस लिम्बे ने तुमको कल दिया था, क्या तुमने उसमें मास्टर्स हासिल कर लिया? जिमी बोलता है कि हाँ, और अपने मन में बोलता है कि इतना ही नहीं, उसमें जितने भी इश्यूज मैंने उनमें इम्प्रूवमेंट भी किया। उसके फादर हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के और अपने मन में सोचते हैं कि मार्किस तुमने क्या बनाया, एक ही दिन में उस बच्चे का माना कितना इम्प्रूव हुआ। फिर जिमी की तरह देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में कोई ऐसा पर्सन जो ग्रेट 9वीं क्लास के मैजिशियन बनने का पोटेंशियल रखता है? उसके कंपेयर में मेरा टैलेंट तो कुछ भी नहीं है। जिमी बोलता है फादर से, फादर क्या कुछ गलत है? उसके फादर बोलते कि नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मुझे तुम पे आज बहुत प्राउड है। फिर वो अपनी जगह से उठ के जाके जिमी के सर को पेट करने लगता है और जिमी अपने मन में बोलता है कि प्लीज ऐसा करना बंद करो। तभी उसके फादर बोलते हैं कि बाय द वे जिमी, वो क्या तुम्हारा समनर है? जिमी हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या आप उसे देख सकते हैं? जिमी अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं श्योर हूँ कि मैंने उसे ठीक से छिपाया था अपने मैजिक से, लेकिन फिर भी फादर ने उसे सेंस कर लिया। उसके फादर बोलते हैं कि वो इतना बड़ा, कम से कम एक बैट की तरह दिख रहा था। जिमी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मेरा फादर कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं मुझे मत बताना, उसने पता लगा लिया होगा कि मैंने इसे डार्क मैजिक करके इसे बनाया है। फिर जिमी अपने फादर से बोलता है कि मैंने इसे बैट के आकार में बनाया और मैं इसे छिपा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं आपको ये बताता हूँ इसे मैंने बनाया है तो आप बहुत सरप्राइज होते। ये बात सुन के जिमी के फादर जिमी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि नो बे, तुमने इसे बनाया बहुत अच्छे है, ऑब्वियसली मैं इसे सरप्राइज हूँ पहले से ही देख के, मुझे तुम पे प्राउड है मेरे बेटे, सच में तुम मेरे ही बेटे हो। और अगले सीन में देखते हैं जिमी को अपने रूम में जाते हुए और बोलता है अपने मन में, मैं थक गया हूँ, इस घर में तो सिर्फ प्यार और अफेक्शन ही भरा है। अगले सीन में देखते हैं रात हो जाती है, जिमी को देखते हैं हुडी पहनता है और तभी वो बोलता है कि ब्लैक वहाँ पर आ जाता है। जिमी कहता है मैं उस रीजन को पता लगाने का मेक श्योर करूंगा कि उन लोगों ने मेरे टेरिटरी में आने का डिसाइड क्यों किया, चलो लेट्स गो ब्लैक। और देखते हैं कि वो हवा में उड़ के जाने लगता है। अगले सीन में देखते हैं दो बंदे को, एक बंदा बोलता है बॉस ने क्या कहा, दूसरा बंदा बोलता है कि उसने कहा कि अगर हम मरना नहीं चाहते तो प्लान के साथ ही आगे बढ़े। पहला बंदा बोलता है कि भाड़ में जाओ, मैं इस बात से वंडर हूँ कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस बंदे के बारे में बताया जाता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मिड ऑफिसर फिलिप। पहला बंदा बोलता है कि क्या तुम नहीं देख सकते कि वो अपना पर्सनली बेनिफिट देख के वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है। इस बंदे के बारे में बताया जाता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ले मेंबर जेनेस। पहला वाला बंदा आगे बोलता है कि हेसन एक ऐसा टेरिटरी है जहाँ पर काउंटी वेल्टन हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी फलने फूलने का अलाउ करते हैं जब तक हम अपना लाइन क्रॉस नहीं करते, लेकिन ह्यूमन तस्करी वो पहले ही लाइन को क्रॉस कर चुका है। दूसरा बंदा बोलता है कि लेकिन हम लकी है, हम बिना पकड़े भी इसे कर सकते हैं। पहला बंदा बोलता है कि ये यही है जो तुम सोच सकते हो, आखिरकार हम बाद में पकड़ ही जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि काउंट वेल्टन वो सच में अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर उस आदमी को इसके बारे में पता चला कि हम उसी के लैंड के ऊपर ह्यूमन तस्करी कर रहे हैं बच्चों का, उस दिन वह दिन होगा जो सिटी के अंदर पूरे अंडरवर्ल्ड बह जाएगा। दूसरा बंदा बोलता है कि बॉस को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। पहला बंदा बोलता है कि उसे कॉन्फिडेंट है कि हम स्वॉर्ड मास्टर द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे, क्या कोई सेंस बनता भी है। वो दूसरा बंदा बोलता है कि हेनन के आदमी ने कहा कि वो ऐसा करेंगे। पहला बंदा बोलता है कि हेनन वो इसमें इन्वॉल्व होने के लिए कुछ भी करेगा। दूसरा बंदा बोलता है तो अब हम क्या करें, क्या हम भाग जाए। पहला बंदा बोलता है कि क्या हम उन्हें धोखा देके भाग जाए। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन रूल के बारे में क्या, हमें यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के रूल के बारे में बताया जाता है, कोई भी बंदा क्राइम में अंदर इन्वॉल्व होने के बाद अपने दूसरे बंदे को नहीं फंसा सकता, लेकिन मुझे इस रूल से कोई मतलब नहीं है। तो वो पहला वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, अगर हम कहीं भी चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमें खोजेगी ही खोजेगी। दूसरा बंदा बोलता है कि हमें कम से कम अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जल्दी मरने के वजह कम से कम बचने का ट्राई तो करना चाहिए। पहला बंदा बोलता है कि क्या कोई और चॉइस नहीं है जिसमें मरना इन्वॉल्व ना हो। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इसे देखना ही होगा। पहला वाला बंदा बोलता है कि कॉमन ये किसने डिसाइड किया कि ह्यूमन तस्करी करना है, ये एक स्मार्ट आइडिया है। दूसरा बंदा बोलता है कि किसी ने पक्का हमारे बॉस को ऑफर दिया होगा, हमारे बॉस इन्फ्लुएंस वाले हैं, हमारी बॉस की जान पहचान काफी अच्छी है, लेकिन मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि इसका रीजन क्या है कि बॉस ने इसे अपने हाथ में ले लिया। हम देखते हैं कि जेमी उनकी बातें सुन रहा होता है, तभी जेमी कुछ बोलता है, वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, जेमी उनके सामने आता है तो वो दोनों बंदे बोलता है कि हे बच्चे तुम कौन हो। जेमी बोलता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, हा हा हा। वो पहला बंदा अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहता है तो मर। और वो दूसरा बंदा भी जेमी के
के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिमी उन दोनों के बीच से ही गायब हो जाता है। वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और आसपास खोजने लगते हैं। पहला बंदा बोलता है कि आखिरकार वो है कौन, वो कहाँ गया। तभी जिमी उन दोनों से बोलता है कि तुम ग्रीन हाउस, तुम किस इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात कर रहे थे। ये सुन के वो दोनों की पसीने छूटने लगता है। जिमी उन दोनों के ऊपर से उड़ के आता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में डिटेल में जानना है। पैडस में अपने मैजिक का यूज करता है और वो मैजिक उनके जाकर ब्रेन में लगता है। और अगले सीन में देखते हैं वो दोनों जिमी के सामने घुटने टेक के बैठे हुए रहते हैं। वो दोनों सारी बात जिमी को बता देते हैं। जिमी अपने मन में सोचता है ह्यूमन तस्करी, वो भी छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे की तस्करी, ये क्राइम जिससे सबसे ज्यादा फादर नफरत करते हैं। वो कमीने क्या सोच रहे थे, क्या वो सच में मरना चाहते हैं? हाँ, कितना एनोइंग है, पहले से ही गॉड के साथ ह्यूमन का खिलवाड़ करने से परेशान हूँ। ये कमीने ह्यूमंस जो दूसरे ह्यूमंस के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं। वेल, जब उन्होंने ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट किया तब उसके कैप्टन क्या सोच रहा था? मैं श्योर हूँ कि वो अच्छे तरह से जानता है कि मेरे फादर कैसा है। मुझे इसके बारे में बैड फील हो रहा है। फिर जिमी उनके पास जाता है और अपना मैजिक करता है और उन दोनों से बोलता है तुम काउंट के रेसिडेंट जाओगे और तुम जो प्लानिंग कर रहे थे उन्हें वो सब बताओगे। वो दोनों बोलते कि जैसा आपका विश। फिर वो दोनों खड़े कि वहाँ से जाने लगते हैं। जिमी बोलते कि सच में आज का सुबह थोड़ा ट्रबल भरा है। उन दोनों बंदे को देखते हैं जो आगे की ओर जा रहे होते हैं। जिमी बोलता है कि ब्लैक चलो हम उनका पीछा करते हैं और जिमी अपने पंख निकाल लेता है। तभी देखते हैं जिमी के साइड में एक बंदा पीछे जाकर फेंकाता है। जिमी भी देख के उसे हैरान हो जाता है। तभी उसके दूसरे बगल में वो दूसरा बंदा भी जाकर पीछे जाकर फेंकाता है। जिमी उन दोनों को देखता है और उनके पास जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम दोनों बेवकूफ कमीने। हम देखते हैं कि जिमी के पीछे कुछ बंदे आ रहे होते। एक दूसरा बंदा एक दूसरे बंदे से बोलता है कि बॉस ये कुछ ज्यादा ही लाउड था, अगर हम ऐसे ही ज्यादा लाउड आवाज करेंगे तो सिक्योरिटी हमारी तरफ ही आने लगेगी। जिमी उन्हें देखते हुए बोलता है कि वो पागल कहाँ से आए और उनकी हिम्मत कैसे हुई है उन लोगों को हार्म करने की जिनको मैंने ऑर्डर दिया था। फिर जिमी अपना मैजिक करता है उन दोनों बंदे के ऊपर और बोलता है कि मैंने तुम दोनों का मरने का टाइम थोड़ा डिले कर दिया है, जब तक तुम दोनों मेरा काम ना कर दो जो मैंने तुम्हें दिया है। एक बंदे को देखते वो बोलता है कि देखो तो वो कौन है। अपने साथी से बोलता है कि उन्हें ले क्या उस काले हुडी पहने हुए आदमी के साथ। उस बंदे के बारे में बताया जाता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मिड ऑफिसर यान निन। फिर वो अपने जिमी से बोलता है क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? जिमी उसकी बात सुन के पीछे पलटता है और बोलता है कि हाँ। हम देखते हैं कि उस बंदे के साथ उन दोनों को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। वो पहला बंदा बोलता है कि मैं इन दोनों को दोबारा से मारूंगा। वो दूसरा बंदा जो कि बोलता है कि प्लीज सेव मी। जिमी उसे देखता है और बैडस में बोलते कि तुम इस काम तुम बात भी किस बारे में कर रहे थे। उतने में देखते वो बंदा अपने जिमी के ऊपर अटैक करके उसके सर को आधा उड़ा देता है और 2 अटैक और करता है जिमी के पेट में हाथ में और उसको आधा आधा उड़ा देता है और बोलता है कि मरो मरो, मुझे ये बहुत पसंद है, हा हा हा। और अपने मैजिक का यूज करते हुए बोलता है जिमी से मैं तुम्हारी डेथ को चिल्लाते हुए देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वो बंदा पूरी तरह उसे जला देता है। उसका एक साथी बोलता है कि ब्रदर तुमने ऐसा क्यों किया? वो बंदा बोलता है कि तुम किस बारे में बात करो? मैं श्योर हूँ कि मैंने उस छोटे बच्चे के ऊपर अटैक किया था। मैं यहाँ पता चलता है कि उसने अपने साथी के ऊपर अटैक किया था। तभी जिमी उसके पीछे आते हुए बोलते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? बंदा भी घबरा जाता है, पीछे की ओर देखता है। अपना जिमी बोलते है कि क्या सच में तुम्हें मजा आया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें मजा आया अपने अंडरलिंग्स को मार के? बंदा अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, वो मरा क्यों नहीं, और लेकिन इसके ऑरा के साथ क्या है, ये ओमिस ऑरा जो उसके बॉडी को कवर कर रही है। अपना जिमी उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसे पागल आदमी की तरह बिहेव करना चाहिए कि नहीं, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 3rd क्लास की माना है। वो बंदा गुस्सा जाता है और बोलता है कि तू बच्चे मैं तुझे मार डालूंगा, और अपना मैजिक करता है और बोलता है कि 3rd क्लास एक्सप्लोजन मैजिक बस्टर और एक बहुत बड़ा फायर मैजिक बनाता है। हालांकि इसका कंपेयर 5वीं क्लास की एक्सप्लोजिव मैजिक से नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इतना इनफ है कि मैं बिना कोई ट्रेस छोड़े उस बच्चे के बॉडी को पूरी तरह से जला दूं। कमीने बच्चे मर जा। और वहाँ पर एक जोरदार लाइट चमकता है। अगले सीन में देखते हैं उसी बंदे को। तभी जिमी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। जब वो उनका सामना करते हैं जो उनसे स्ट्रांग होते हैं तब वो थोड़ा हेल्पलेस और वीक फील करते हैं, और ये कारण कि मुझे उन लोगों के माइंड को कंट्रोल करना पसंद है जो मुझसे वीक है। हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं गिर जाता है। तभी उसका साथी बोलता है कि उस बच्चे ने ब्रदर को इतनी इजीली डिफीट कर दिया, भागो यहाँ से, वो एक मॉन्स्टर है, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी जिमी अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि बस तुम इतना समझो कि तुम अनलकी हो, और अपना मैजिक करता है और उनके चारों तरफ डार्क मैजिक फैलने लगता है। तभी अपना जिमी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है कि एक्सप्लोड, और उन बंदों का काम वहीं खत्म हो जाता है। तभी जिमी उस दूसरे बंदे के पास जाता है और उसको सर को पकड़ता है। ठीक है, मेरे उस क्वेश्चन का आंसर जो मैं तुमसे अभी पूछने वाला हूँ। वो बंदा बोलता है कि यस मास्टर।
लेकिन बस जब मैं आपको सामने से देख रहा हूँ तो आप तो एक बच्चे हो। जिमी बोलता है कि हाँ वे उससे अलग नहीं है जो मैंने सुना है। मुझे लगता है कि मैंने अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। वेल मैं उन दोनों के साथ फादर को ह्यूमन तस्करी के प्रॉब्लम के बारे में बता सकता हूँ। देन तो मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं लेकिन तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगर तुम्हारा बॉडी भी ठीक है लेकिन फिर भी तुम ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाओगे। और अपने मन में सोचता है कि जबकि एक तुम तीसरी क्लास का मेज हो तो मैं नॉर्मली तुम्हें एक अनडेड पर्सन में बदल देता, लेकिन तुम्हारा बॉडी ऐसा है जो कि बहुत जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए फिजिकली मैं तुम्हारे बॉडी को अनडेड में नहीं बदल सकता। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे एक दूसरा ऑप्शन चुनना होगा। जबकि एक तुम तीसरी क्लास के मेज हो तो तब तुम पूरे माना से भरे होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे सारे माना को खा जाऊंगा। और अपने मैजिक का यूज करता है और उसके सारे माना को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि नॉट बैड, और उस बंदे का काम वहीं खत्म हो जाता है। जिमी बोलता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे लार्ज ऑफ अमाउंट में खाना मिला। फिर उन दोनों बंदे की तरफ देखता है अपना जिमी और बोलता है तो मैं वंडर हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँ। और उन दोनों के पास जाता है और बोलता है जिमी मैंने फोर्सफुली तुम्हारे अंदर माना को डाल दिया है, इसलिए तुम कुछ टाइम तक जिंदा रहोगे, लेकिन फिर भी ये लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। फिर जिमी अपने समनर को समन कर लेता है। देखते है वो बैट वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि पीऊ पीऊ। जिमी बोलता है कि मुझे नेक्रोमेंसन का यूज किए काफी टाइम हो गया है। जिमी बताता है नेक्रोमेंसन मरे हुए को जिंदा करना और उनके बॉडी को यूज करने का एबिलिटी कि उनकी लाइफ को वापस लाना उनके सिमिलर है, लेकिन ये पूरी तरह से सेम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेक्रोमेंसन का यूज करके अनडेड से निकाला गया बॉडी वो जिंदा नहीं रहता, और एक लाश को जिंदा करना ये एक ऐसा बिंग्स है जो कि नेचर के अगेंस्ट है, एक ऐसा बिंग्स जो मर चुके हैं और साथ नहीं भी। और उन दोनों के अंदर अपने पावर को डालते हुए बोलता है कि अब से तुम दोनों मेरे लिए जिंदा लाइफ जियोगे। ब्लैक मेरी मदद करो। देखते ब्लैक वहाँ पर आ जाता है और अपना कुछ पावर उन दोनों के अंदर डालता है। जिमी भी अपने पावर का यूज करते हुए बोलता है कि चलो अब इसे स्टार्ट करें, अपना शरीर छोड़ दो और जागो। जिमी अपना पावर का यूज करते हुए अपने मन में सोचता है कि उनका अभी भी आफ्टर लाइफ घूम रहा है आसपास, और उन दोनों से बोलता है कि तुम मौत से आगे निकल जाओगे। हम देखते हैं जिमी के पावर से उन दोनों को बहुत दर्द होता है और साथ ही उनकी आंखों में डार्क एनर्जी जाने लगता है। जिमी अपने फुल पावर को लगाते हुए बोलता है कि मेरे पास आओ मेरे अनडेड। देखते दूसरे बंदे को जो कि वो चिल्लाता है दर्द के मारे, और पहले बंदे को देखते वो तो बेहोश ही हो जाता है। अगले सीन में देखते अपने जिमी को, देखते वो दोनों बंदे को जो कि जिमी के सामने झुके हुए रहते हैं, और बोलता है कि आपका ऑर्डर क्या है माय लॉर्ड। जिमी को कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं कि क्या उनके पास अभी भी ब्लैक फॉग क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि उन दोनों बंदे के पास आसपास ब्लैक फॉग घूम रहा होता है। तभी वो बैट बोलता है पीऊ पीऊ। जिमी इरिटेट होते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि तुम्हारे साथ गलत क्या है, मैं तुमसे कुछ को पूछ रहा हूँ। देखते हैं ब्लैक को जो कि जिमी के हाथों में चला जाता है, और जिमी बोलता है कि ठीक है, जबकि तुमने बहुत अच्छा किया है इसलिए चिंता मत करो, मुझ में ही वो कमी होगी। हालांकि मैं फेल होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी था, इसे खुद से देखना हार्ड है। यहाँ पर शायद तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही बात होती है। आगे बोलता है कि मेरे पिछले लाइफ में मेरे अकॉम्पेंस मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एनीवेज छोड़ो ये सब फालतू की बातें, मैं उन दोनों का यूज नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे उन दोनों से छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर वो इसी तरह से ब्लैक फॉग निकालते रहे तो जेनिस के बारे में तो भूल ही जाओ, यहाँ तक कि वो पब्लिक प्लेस में भी नहीं जा पाएंगे। ब्लैक को देखते हैं जो इधर उधर देखता है, फिर जिमी के पास आता है और उसके गाल को काटने लगता है। जिमी गुस्सा जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक को ही गाल को काटने की। देखते हैं ब्लैक को जो कि एक बंदे के सर के ऊपर जाता है और उसका ब्लैक फॉग एब्जॉर्ब करने लगता है। जिमी देखता है और बोलता है कि ओ तो तुम ये काम कर सकते हो। जिमी की बात सुन के ब्लैक अपना मुंह फुला लेता है और वो ब्लैक जाके उन दोनों का ब्लैक एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी अपने जिमी के सामने अपने घुटने टेके रहते हैं, और जिमी बोलता है तो अब मैं इनका यूज कर सकता हूँ। ब्लैक को देखते जो एनर्जी फॉग को एब्जॉर्ब करके वो थक जाता है। जिमी बोलता है कि ब्लैक तुमने बहुत अच्छा किया, तो क्या अब मुझे उनके मेमोरीज और उनका नाम बता देना चाहिए। फिर जिमी अपना मैजिक यूज करते हुए उन दोनों को उठाता है और उनका नाम और उनका जितना भी मेमोरीज थे वो सब दे देता है। देखते वो दोनों बंदे होश में आते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं और अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। जिमी अपने मन में सोचता है उनको देखते हुए वो प्रोबेबली ओवरवेलिंग और कंफ्यूज फील कर रहे होंगे। मैं उन्हें थोड़ा टाइम दूंगा चीजों को समझने के लिए। कुछ देर बाद देखते हैं शायद उन्हें कुछ समझ में आ जाता है। वो पहला बंदा बोलता है, पहला बंदा जिमी से बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे ऐसा बनाया है। जिमी उस बंदे से बोलता है कि हाँ दैट्स करेक्ट। वो बंदा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन कौन है। देखने में तो वो सिर्फ 9 साल के आसपास लगता है, लेकिन उसकी टेरिफाइंग ऑरा मुझे बैड फील करवा रही है। वो बिल्कुल उन लिविंग बींग्स की तरह है जो मैंने किताबों में पढ़ा था जब मैं छोटा था। एक इविल
इविल बींग्स जिसे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वो एक वर्ल्ड के लिए खतरा है। ये ऑलमोस्ट उसी की तरह है। तभी जिमी उस बंदे के पास जाता है और बोलता है क्या कुछ गलत है? मैं कैसा दिखता हूँ? क्या मैं तुम्हारी नजरों में क्या एक डीमन लॉर्ड हूँ? देखो गाइस, मैं बता दूं, यहाँ पर दो टाइप के नेक्रोमेंसन का यूज होता है। पहला नेक्रोमेंसन जो कि बहुत कॉमन है, तुमने सोलो लेवलिंग देखा होगा, जो कि सन जिंग वुंग यूज करता है नेक्रोमेंसन का। वो लोगों को मारता है और उनके शैडो को अपना स्लेव बना लेता है। दूसरे टाइप की नेक्रोमेंसन, एक बंदा जो कि ऑलमोस्ट मर गया, दूसरा बंदा उसकी आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसे दोबारा से जिंदा कर दिया। ये हो गया दूसरी टाइप की नेक्रोमेंसर। अगर तुम चाहो तो तुम उनका मेमोरीज और उनका नाम दे सकते हो। छोड़ो, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना ही जानो। तभी देखते हैं उस दूसरे बंदे को जो कि कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और अपने जिमी से बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम डीमन लॉर्ड हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक ह्यूमन के रूप में नहीं देख सकता। जिमी अपने मन में सोचा कि हा ये कितना इंटरेस्टिंग है। यह सोचकर उसने मेरे प्रति हार्श बिहेव किया। वो किसी सॉबरेंट की आंखें नहीं है जो कि अपने मालिक को ऐसे देख रही है। ये मेरे कमी के कारण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा। तभी जिमी अपना मैजिक का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर प्रेशर देता है और वो बंदा नीचे दब जाता है। और जिमी बैडर से बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने मेरे सामने ऐसा फेस बनाया तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जिंदा रहोगे कि नहीं। वो बंदा घबरा जाता है और बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। पहले वाला बंदे से भी बोलता है कि तुम भी इसे अपने माइंड में रखो। वो बोलता है कि यस सर। कहानी सुनाने वाला बोलता है कि आत्मा का सॉबरेंट का होने का मतलब है चाहे वो ना चाहे, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं तो उनकी लेफ्ट जिमी के हाथों में है। यही ब्लैक मैजिक है। तभी जिमी उन दोनों से बोलता है कि मैं किसी तरह कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ। तभी वो पहला बंदा बोलता है तो मैं ये पूछने की हिम्मत करूंगा कि आप किस तरह के पर्सन हैं। जिमी अपना हुडी खोलते हुए बोलता है कि मैं एक डार्क मैजिशियन हूँ। डार्क मैजिशियन जिसने एक बार गोड को मारने का ट्राई किया था और अभी भी एकमात्र गोल वही है। फिर जिमी उन दोनों से बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, तुम्हें जेनिस चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। वो दोनों बंदे बोलते कि यस सर। तभी जिमी बोलता है कि और एक बात, एक ऐसे पर्सन को खोजो जो ह्यूमन तस्करी के बारे में जानता है। मैं तुम्हारे बदले उस बंदे को रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। वो दोनों बंदे बोलते हैं कि यस सर, काम हो जाएगा। तभी जिमी कुछ बोलता नहीं है। तभी वो दूसरा बंदा अपनी आंखें खोल के देखता है कि उसके सामने से जिमी गायब हो जाता है। फिर वो दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं चलो यहाँ से चले ब्रदर। वो दूसरा बंदा बोलता है कि हमें उनके ऑर्डर को फॉलो करना है। अगले सीन में देखते हैं ब्लैक को जो कि फ्यू फ्यू करते हुए जिमी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। जिमी बोलता है कि हाँ वो ठीक हो जाएंगे, मैंने उन पर सॉबरेंट का गांठ इतनी अच्छे से बांध दिया है कि वो मेरे कमांड को कभी डिसओबे नहीं कर सकते, और इसके साथ ही ह्यूमन तस्करी के बारे में फादर इसे खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तभी ब्लैक जिमी के कंधे के ऊपर बैठता है, फिर से उसके गाल को काटते हुए बोलता है कि फ्यू फ्यू। जिमी बोलता है कि मैं इस तरह इंसिडेंट नहीं होने दे सकता, मैं फ्यूचर में इस टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो ठीक है चलो आज के लिए वापस चले। तभी उतने में जिमी के पीछे से कोई टकराता है और जिमी नीचे गिर जाता है और बोलता है अपने मन में ये कौन था जो मुझसे टकराया। फिर जिमी अपनी साइड में देखता है और बोलता है कि तू छोटे बच्चे, क्या तू अंधा है? हम देखते हैं जिमी से टकराने वाला एक छोटा लड़का रहता है। वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है क्या छोटे बच्चे, तू भी तो एक छोटा बच्चा है। जिमी बोलता है अपने मन में हाँ मैं भी तो अभी 9 साल का ही हूँ। जिमी उस लड़के से बोलता है कि मैं इस टाइम तुझे जाने दे रहा हूँ, इसलिए केयरफुल रहना। उस लड़के को तो एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आता। तभी वो बोलता है कि तू क्या बोल रहा बच्चे, तू ऐसा बोल रहा है जैसे तू एडल्ट है जबकि तेरे सर के बाल भी नहीं पके हैं। ये सुनते ही ब्लैक जिमी का सर को पीछे की ओर टानने लगता है। जिमी भी हैरान हो जाता है। फिर वो ब्लैक से बोलता है कि क्या हुआ। फिर उस लड़के की तरफ देखता है जो वो लड़का जिमी को घूर घूर के देख रहा होता है। जिमी ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक मुझे मत बताना है कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे रंग का मजाक उड़ाया। ब्लैक जिमी को वहाँ से जाने नहीं देता है और बोलता है पीयू पीयू। जिमी बोलता है ब्लैक से ब्लैक तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हारे मैनर्स का क्या हुआ। ब्लैक बोलता है पीयू पीयू। तभी वो बोलता है कि ठीक है। फिर पीछे घूरते हुए बड़ी पैड से बोलता है कि ये बच्चे तो अपना मुंह बंद रख, अगर तू मरना नहीं चाहता है तो। ये बात सुन के हुआ लड़का डर जाता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जिमी ब्लैक से बोलते हैं कि क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? तो ठीक है चलो अब हमें घर जाना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं जिमी के रूम में जिमी को वो ब्लैक को बोलता है कि ब्लैक तुम जानते हो कि तुमने क्या किया, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा। ब्लैक बोलता है पीयू पीयू। जिमी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये सब चीज को सिखा कौन रहा है। मैं सच में थक गया हूँ, लगता है कि मैंने अपने पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है। मैं शायद और भी ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। मैं पहले चिंता मुक्त लाइफ जी रहा था और ये सोच के कि मेरे लाइफ में और मेरे टेरिटरी में गॉड ए पेयर होंगे, उससे भी ज्यादा बढ़ के जिस गॉड को मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, जेनिस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने फ्लोर बढ़ा लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने
टेरिटरी से भगा के रहूंगा। तभी सीन कट होता है, कोई बोलता है कि एल्डेस्ट ब्रदर कहाँ पर है। हम देखते हैं कि ये पूछने लगा, वो पहले वाला बंदा रहता है और वो दूसरा वाला बंदे से पूछता है। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि जेंस तुम अभी भी जिंदा हो। जेंस बोलता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा भाई कहाँ पर है। वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि हयानी ने कहा था कि वो खुद ही तुम दोनों को मार डालेगा, लेकिन फिर भी तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। फिर अपने मन में सोचते कि नहीं, मुझे मत बताओ, इन दोनों को मार नहीं पाए जिसे माना के बारे में कुछ पता भी नहीं। जेंस उतने में एक पंच मारता है उसके साइड में और उससे बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। वो दूसरा बंदा अपने मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, इसके साथ क्या है, इसकी पावर के साथ। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात, दूसरे मेंबर कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। अगर उन लोगों को पता चलता है कि जेंस और फिलिप यहाँ पर है, वो तो हंगामा मचा देते। मुझे लगता है कि सबको पहले ही निपटा दिया गया है। फिर जेंस से वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि बड़े भाई कहाँ पर है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि क्या ये सच है। तो वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि बिग ब्रो फिलिप बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा क्या ये सच है। वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स ये सच है, तुम दूसरे लोगों से भी पूछोगे तो वो वही जवाब देंगे। फिलिप अपने मन में सोचता है कि कितना एनोइंग, मुझे अपने मास्टर को ऑर्डर को फॉलो करने के लिए मुझे बॉस की जरूरत था, जबकि बॉस की सिटी में अच्छी खासी जान पहचान है, तो प्रोबेबली उन्हें जरूर जेनिस चर्च के बारे में भी पता होगा। फिर गुस्से से उस बंदे से बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि बॉस कहाँ है। वो बंदा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे इस पर उसे प्रॉपर आंसर देना होगा, नहीं तो वो मेरा गला काट देगा। जबकि बॉस को वाइन और वुमेन्स पसंद है, तब तो तुम बार के बारे में जानते ही होंगे जो हमसे रिलेट करता है। जेंस बोलता है कि हाँ, इसके बाद में पॉइंट है। फिलिप बोलता है कि चलो फिर बार की ओर चले। वो बंदा अपने मन में सोचता है कि फ्यू, मैं बच गया। उतने में जेंस उसके गालों के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और वो वहीं नॉकडाउन हो जाता है। और वो कहता है फिलिप से, मास्टर ने कहा था कि उन्हें एक पर्सन चाहिए था, तो हम इस पर्सन को ले जा सकते हैं, लेकिन हम इसे अभी के लिए कहाँ रखें, क्या हम इसे जंगल में बांध दें। फिलिप बोलता है कि वेल ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन इससे अच्छा हम अपने घर के पीछे वाले स्टोर में इसको बांध देते हैं। जेंस उस बंदे को अपने कंधे पे उठा लेता है और बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिलिप बोलता है कि वैसे भी इसने हमारा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। अगले सीन में देखते हैं कुछ लोग वहाँ मरे हुए रहते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलते कि क्या यहाँ पर अभी भी हुआ क्या। हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को, वो एक जगह पे आता है और देखता है अपने आसपास बहुत सारे लोग मरे हुए रहते हैं और अपने मन में सोचता कि यहाँ तो सभी लोग मर चुके हैं। मुझे लगा कि मुझे पीटा जाएगा क्योंकि मैंने अपना कल का कोटा पूरा नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पीटने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ इससे पहले कि दूसरे मेंबर्स को गलत फैमिली हो। अगले सीन में देखते हैं जिमी को, जो कि सो के उठता है। अब बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं सच में कल थक गया था जो मैं इस टाइम उठ रहा हूँ। वेल मुझे लगता है कि मैं आज भी उनसे बच नहीं पाऊंगा। फिर वो तैयार वार होकर जाने लगता है। फिर ब्लैक से बोलता है कि ब्लैक्स मैं अभी के लिए समनिंग मैजिक कैंसिल करता हूँ क्योंकि फादर तुम्हारे प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं। डाइनिंग रूम में जाता है और बोलता है कि फादर मदर क्या आपको अच्छी नींद आई। उसके फादर बोलता है कि गुड मॉर्निंग जिमी। उसकी सिस्टर बोलते है कि ब्रदर सारा को भी अच्छी नींद आई। जिमी बोलता है लेकिन मदर कहाँ पर है। तभी उसकी मदर पीछे से आके जिमी को पकड़ लेती है और बोलते है कि तुम्हारी मदर यहाँ पर है। जिमी घबरा जाता है लेकिन वो खुश होते हुए बोलता है कि ओ मदर, तो तुम यहाँ पर छुपी हुई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। उसकी मदर बोलती है क्या सच में। जिमी अपने मन में सोचता है कि एक्चुअली मैं पहले से जानता था कि तुम वहाँ पर छुपी हो। फिर उसकी मदर बोलती है कि मेरे प्यारे बेटे क्या तुम डर गए। जिमी बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे आपको देखने का मौका मिला। उसकी मदर बोलते है कि वाह मेरा बेटा इतना क्यूट क्यों है। जिमी बोलते है कि मदर पहले चलो प्लीज खाना खा लेते हैं। फिर उसकी मदर दोबारा से जिमी को गले लगाते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत प्यारे हो, मुझे तुम्हें और एक बार गले लगाना है। उसकी बहन भी बोलती है कि हाँ मुझे भी। अगले सीन में देखते हैं वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। उसकी मदर को देखते हैं जो अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोलते हैं कि माय बेबी तुम बहुत क्यूट हो। जिमी उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं भी उसके गालों को खींचना चाहता हूँ, उसके गाल कितने सॉफ्ट होंगे। तभी अचानक से अपना सर पटकते हुए बोलता है कि सॉफ्ट गाल माय एस, मैं अभी किस बारे में सोच रहा हूँ, मुझे इस शांति की आदत हो गई है। तभी उनके फादर बोलते हैं कि ये कल आने वाला है। उसकी मदर बोलते हैं कि हाँ कल तो पहले ही है। तभी जिमी उनकी बातें सुन के बोलते हैं कि क्या कल कुछ होने वाला है। उसके फादर अपने वाइफ से बोलते हैं क्या तुमने इन्हें अभी तक नहीं बताया। जिमी की मदर बोलते हैं मैं भूल गई, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। जिमी अपने मन में सोचता है कि लगता है कि वो फुल बॉडी माना ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बोल रही है। वेल मैं उनकी पर्सनैलिटी को देख के बता सकता हूँ कि वो बहुत परेशान होगी। फिर वो बोलता है अपने मदर से आई एम सॉरी मदर। जिमी की मदर बोलते है कि तुम्हारी मदर अच्छे से जानती है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम अपने आप को उस दिन जैसा आगे बढ़ाते रहते हो तब तुम्हारी मदर मिडिल ऑफ हॉलवे के बीच में टूट सकती है क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगी। पीछे से जिमी बोलता है कि अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कल क्या होने वाला है। तो उसकी मदर बोलती है कि कल हमें बेल अटेंड करना है। कल काउंट साइमन और काउंट वेल्टन एक लार्ज स्केल पर बेल्ट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जिसमें मोस्ट ऑफ नोबल्स और नॉर्थन एम्पायर के सैलेमेंडर के भी कुछ लोग आएंगे इसे अटेंड करने। तुम दोनों ने बॉल को कभी अटेंड नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारी पहले से ही एज हो चुकी है तो तुम्हें अब इसको अटेंड करना चाहिए, इसलिए तुम्हारी मदर इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। जिमी अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब यह है कि अब मेरा कीमती टाइम वो खत्म हो जाएगा। सुबह से रात हो जाता है। देखते हैं जिमी को जो काली हुडी पहन के बोलता है ब्लैक आ जाता है और जिमी बोलता है कि हमें उन दोनों से मिलने जाना है। अगले सीन में देखते हैं एक टूटा फूटा घर को। देखते हैं वही दोनों बंदों को। एक बंदा बोलता है तो मास्टर तुम आ गए। जिमी बोलता है कि हाँ जो मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने वो किया। फिलिप बोलता है कि माफ करना, लेकिन हम अभी तक जेनिस कल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए, बट कल्ट को इस्टेब्लिश्ड हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जिमी अपने मन में सोचते कि हाँ उनके लिए एक ही दिन में इंफॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर जिमी उन
उनसे बोलता है लेकिन वो दूसरे काम के बारे में क्या हुआ। फिलिप बोलता है कि वो रहा देखते उसी बंदे को जो कि बांध के रखा हुआ रहता है। वो बंदा अपने जिमी को देख के अपने मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, लेकिन उसके बाल के कलर नहीं, मुझे मत बताओ कि बेल्टन फैमिली ने मुझे पकड़ लिया। फिलिप बोलता है कि ये लीप का एक मेंबर है और वो जानता है कि हैनिन हमें मारने वाला था। जिमी बोलता है तो इसका मतलब ये है कि ये नियर सर्कल का मेंबर है। जेंस कहते हैं जिमी से लेकिन उसे कुछ पता नहीं है। जिमी कहता है उससे मैं पूछताछ करूंगा, उससे पहले उसके मुंह से कपड़े को हटाओ। फिर वो दोनों उस कपड़े को हटा देते हैं। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए अपने जिमी से बोलता है कि प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा। तभी वो बंदा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और देखता है कि जिमी के अंदर से पूरा डार्क एनर्जी निकलता है और जिमी उससे बोलता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है तुम्हें मारने का, मुझे तो बस तुमसे एक काम करवाने की जरूरत है। वो बंदा अपने मन में सोचता है कि मुझे एंडलेस अमाउंट ऑफ ओमिस एनर्जी फील हो रहा है। चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो, अगर आप मुझे अपने बॉस को ढूंढने के लिए कहेंगे तो मैं वो भी करूंगा। जिमी बोलता है तुम बहुत शोर मचाते हो, बस तुम्हें एक ही काम करने की जरूरत है। वो बंदा अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर जिमी उस बंदे के क्लोज जाता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है तुम अभी काउंट वेल्टन के पास जाओ और अपने रिपोर्ट दो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या कर रही है। हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी जिमी के फुल कंट्रोल में आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो दोनों बंदे उसे देखने लगते हैं। तभी जिमी बोलता है उन दोनों से वो अभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काउंटी को बता देगा और काउंटी इसे देख लेंगे, इसलिए तुम दोनों जितना जल्द हो सके सिटी को छोड़ के कहीं जाके छिप जाओ। वो दोनों बोलते हैं कि यस मास्टर। देखते हैं ब्लैक को जो कि ब्लैक जिमी के गालों को खींच रहा होता है। जिमी उन दोनों से पूछता है कि तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि आज ही क्यों। वो दोनों एक साथ बोलता है कि हमारे मास्टर का ऑर्डर एब्सोल्यूट है, हम उन्हें बस फॉलो करेंगे। और फिलिप बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप हमें ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। जिमी अपने मन में सोचता है तो प्रोबेबली वो अपनी सिचुएशन को जानता है। जिमी बोलता है फिलिप से हाँ तुमने सही कहा, और अपने मन में सोचता है क्योंकि मेरे फादर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस को ही मिटा देंगे। उनसे बोलता है कि और मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं रहूंगा, तो इसलिए तुम अपने लो प्रोफाइल बना के रहना तब तक। वो दोनों बोलते हैं कि यस मास्टर। फिर इतने में जिमी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से फिलिप निकलता है और बोलता है कि मास्टर। तो जिमी पीछे पलट के देखता है और बोलते कि क्या हुआ। फिलिप बोलता है कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ कि हम एक लाश है और मैंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि ये एक रिनेजेबल है और मैं अपनी पिछली स्टेट में भी वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अपनी इस पावर से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि हम किस टाइप के विंग्स है। जिमी बोलता है तो तुम क्यूरियस हो कि तुम किस तरह के एग्जिस्टेंस हो। बोलता है जब हम जिंदा थे तब की कंपेयर में हमारा पावर तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक हाई क्लास के अनडेड बन गए हैं। जिमी उसकी बातें सुन के हैरान हो जाते हैं, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि मुझे माफ करने लगता है कि मैंने स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया। तभी जिमी हंसने लगता है और बोलता है कि हा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फनी था। नॉर्मली लोग पूछते हैं कि क्या वो सच में एक अनडेड बन गए हैं, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों को देख रहा हूँ जो कि इस फेथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुम सच में इंटरेस्टिंग हो। हा। फिलिप बोलता है कि आपका थैंक यू। जिमी अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा जो नॉर्मली अपने फेथ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे लोग ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी को खो दिया है और वो एक मॉन्स्टर बन गए हैं, लेकिन ये दोनों उनके अपोजिट है। मुझे लगता है कि मुझे कोई खजाना मिल गया है। फिर जिमी उन दोनों से बोलता है कि तुम बस एक नॉर्मल ज़ॉम्बी हो, बात सिर्फ इतना है कि तुम्हारा फेस और तुम्हारा बॉडी बरकरार है, रखी गई है जैसे तुम मौत से पहले थे, और तुमको ज़ॉम्बी में बदलने के बाद तुम्हारा पावर एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा बढ़ गया है। फिलिप बोलता है कि ओ आई सी, एक नॉर्मल ज़ॉम्बी। जिमी बोलता है कि लेकिन तुम कभी नहीं जान पाते, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो, हालांकि तुम एक हाई क्लास के ज़ॉम्बी भी बन सकते हो। ये सुन के फिलिप के साथ साथ वो दूसरा बंदा भी खुश हो जाता है। फिर जिमी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से सिपना। वो दोनों बोलते हैं कि यस मास्टर। तभी ब्लैक जिमी से पी कुछ बोलता है तो जिमी बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि वो पैथेटिक है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ इंटरेस्टिंग है, वो मुझे उस पर्सन की तरह याद दिलाते हैं जो मेरे पास्ट लाइफ में थे। एनीवे चलो हम घर चलते हैं, हमें पहले ही लेट हो चुकी है। फिर जिमी बताता है कि उस रात वेल्टन फैमिली में एक बड़ा हलचल मच गया। हेसन के अंदर एक लाइफ का मेंबर अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आरोप लगाया। जैसे काउंट वेल्टन ने इस रिपोर्ट को सुना, उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देगा, इसलिए हम सिर्फ 3 लोग ही ईस्टर्न के सबसे बड़े कॉमर्शियल सिटी रीजन जा रहे हैं। और जिमी अपने मन में सोचता है कि हालांकि मैं अपने टेलीपोर्टेशन स्किल से सिंगल वहाँ बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, अगर पुराने दिनों से मैं इसे कंपेयर करूं तो ये थोड़ा बेटर हो गया है। आज का वर्ल्ड इतना एडवांस हो गया है कि मिथिकल एज से उसका कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे डेथ के बाद कितना टाइम बीत गया है। और भी जिमी बहुत सारी बातें कहता है जो कि हमारे कोई काम का नहीं रहता है। तभी जिमी अपना माना को फिर से ऑब्जर्व करने लगता है अपने आसपास ले, और उसकी बहन को देखते हैं जो कि सो गई रहती है। अगले सीन में देखते हैं उनके कैरेज को जो कि एक सिटी में आ जाते हैं, और जिमी आसपास के नज़ारों को देखता है और बोलता है ये रीजन सच में अमेजिंग है। उसकी मदर बोलते है कि आखिरकार ये किंगडम का सबसे बड़ा कॉमर्शियल सिटी है, इस एम्पायर का अमाउंट ऑफ मनी ज्यादा यहीं से आता है। जिमी बोलता है कि
वाओ, ये सच में अमेजिंग है। जिमी अपने मन में सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि सेलिम किंगडम का अमीर होने का सबसे बड़ा कारण रीजन ही है, इसलिए मुझे लगता है कि इतने प्रूफ के लिए इनफ है। उसकी मदर जिमी से बोलते हैं कि हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। जिमी अपने मदर से बोलता है कि काउंट साइमन से मिलने की सोच कर ही मेरा दिल धक धक कर रहा है। तभी उसकी मदर जिमी को गले लगा लेती है और बोलती है कि मेरा बेटा बहुत प्यारा है, वो शायद नर्वस है, वो कह रहा है कि उसका दिल धक धक कर रहा है, वो सच में बहुत प्यारा है। तो ठीक है, तुम्हारी मदर तुम्हारी हाथ पकड़े रहेगी। उसकी मदर आगे बोलती है कि क्या काउंट साइमन कोई ऐसा पर्सन है जो मेरा बेटा उसको रिस्पेक्ट करता है? वो तो सिर्फ एक स्पेयरिंग मैजिशियन है। जिमी को देखते हैं जो कि उसकी हालत खराब हो गई रहती है। हालांकि काउंट साइमन वो अमेजिंग है, वो एक ग्रेट मैजिशियन है जो तुम्हारे फादर के एज तक 7वीं क्लास तक पहुंच गया था। वो तुम्हारे फादर के 2 लीडर में से एक है जो ईस्टर्न नोबल के ग्रुप में से है। और काउंट साइमन वो इस रीजन का लॉर्ड भी है और उसका मैजिक रेड लोटस जैसा दिखता है। इतना ही नहीं, उसने एक ही अटैक में हजारों लोगों को मार दिया था। जिमी बोलता है कि काउंट साइमन वो किस तरह का पर्सन है? मदर सुन के बोलते कि फिर बोलती है डराते हुए, वो इम्प्रेसिव ब्लड लाइक हेयर पर्सन है। जिमी बोलता है क्या? जिमी बोलता है अपने मन में रेड लोटस मैजिक और 7वीं क्लास का एक मैजिशियन, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो पावर जिसके बारे में कहा जाता है उसने एक ही अटैक में हजारों लोगों को मार दिया था, इतना हार्ड अचीवमेंट पाना ये काफी डिफिकल्ट होगा। मैं उससे कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। पहले मैं मार्कस लिम्बे से ठीक से बात नहीं कर पाया क्योंकि वो पहले ही चला गया था, लेकिन मैं काउंट साइमन से अच्छे से बातचीत करना चाहता हूँ। वो लोग अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं। उसकी मदर कैरे से उतरते हुए बोलते कि बच्चों मुझे ठीक से फॉलो करना। पीछे से जिमी उतरते हुए बोलते कि ठीक है मदर। तभी देखते जिमी के मदर के पास एक बंदा आता है और बोलते हैं कि क्या आप काउंट बेल्टन की वाइफ है? वो बोलते हैं कि हाँ। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। फिर वो बंदा उनके रूम तक पहुंचा देता है और बोलता है उनसे आप तब तक यहाँ पर रह सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज की जरूरत हो तो आप अपने प्राइवेट बटलर को बुला सकते हैं। फिर जिमी की मदर जिमी से बोलती है कि काउंट साइमन वो हमारा बहुत कंसीडर करता है, इसका मतलब ध्यान रखता है। जिमी बोलता है कि हाँ। फिर वो बटलर बोलता है कि यंग मास्टर आप इस रूम का यूज कर सकते हैं। जिमी अपने मन में सोचता है कि कितना ध्यान रखना इस एज में, अपने पेरेंट के साथ एक ही रूम को शेयर करना, इसके बारे में मैं तो सोचना भी नहीं चाहता। उसकी मदर बोलती है जिमी से, जिमी अपना सामान निकाल के मेरे पास वापस आ जाना। जिमी बोलता है ठीक है। देखते कुछ मिनट बाद 2 मेड को जो कि जिमी के मदर को तैयार कर रही होती है। एक मेड बोलती है आपका बाल बहुत सॉफ्ट है, दूसरी मेड बोलती है कि आप बहुत सुंदर दिख रही है। जिमी की मदर को देखते हैं एक्चुअली हाँ दिख रही है थोड़ी सुंदर। तभी जिमी वहाँ पर आता है, अपने मदर से बोलता है कि मदर आप तो आज बहुत सुंदर लग रही है। उसकी मदर बोलते है कि क्या मेरा बेटा सोचता है कि मैं सुंदर हूँ? जिमी बोलता है कि हाँ। तो उसकी मदर बोलते है कि मुझे ये सुन के काफी खुशी हुई, वैसे आज तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं भी तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तभी पीछे से एक मेड बोलते कि मैम आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। उसकी मदर बोलते क्या मैं बस अपने बेटे को एक बार गले लगाना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। मेड बोलते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका ड्रेस भी खराब हो जाएगा। जिमी सोचता है कि थैंक गॉड मैं बच गया। तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है तैयार वार होके। एक मेड बोलते है कि मिस सारा भी अच्छे से तैयार हो गई है, वो भी काफी सुंदर लग रही है। जिमी की मदर भी बोलते है क्या मेरे बेटे कितनी क्यूट लग रही है। जिमी भी बोलते है कि सारा आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सारा बोलते है कि बड़े भाई आप भी क्यूट लग रहे हो। अरे यार मैं इस मानव में इतना प्यार नहीं देख सकता। फिर जिमी सारा के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें इसमें जरूर अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए, इसे बस थोड़ी देर के लिए सहन कर लो। सारा बोलते हैं ठीक है। तभी उसकी मदर बोलते हैं कि जिमी जाओ तुम भी चेंज कर लो, हमें जल्दी जाना है। सीन कट होता है, देखते साइमन कैसल बैंक्वेट हॉल। अपना जिमी और उसकी मदर उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है। जिमी अपने मन में सोचता है क्या नोबल बॉल रूम में नॉर्मली इतने ही एक्सपेंसिव पहन के आते हैं। फिर वो अपने मदर से बोलता है क्या काउंटी साइमन का टेस्ट इतना एक्स्ट्रा एवरेज है। उसकी मदर बोलते है कि जब तुम उसे खुद देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे। तभी पीछे से 2 लड़कियां में से एक लड़कियां बोलते कि ओ माय मैडम बेल्टन बहुत टाइम हो गया है आपको देखे हुए, आज भी आप बहुत सुंदर लग रही है। दूसरी लड़के बोलते कि आज आपने बहुत अच्छा आउटफिट पहना है और बहुत सारी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन जिमी की मदर उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए इनको इग्नोर कर देती है। जिमी अपने मन में सोचता है कि बेल्टन फैमिली के नजरों में अच्छा दिखने के लिए वो अच्छा बन रही है, ऐसा मैंने अपने पिछले लाइफ में भी देखा है। मिथिकल एज के युग में ये हिस्ट्री के बुक में लिखा नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ जो गॉड का सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं कितना डिस्कस्टिंग। लेकिन मेरी मदर अच्छे से जानती है कि उन जैसे लोगों के साथ डील कैसे करना है। तभी कोई बोलता है कि यहाँ पर देखो साइमन फैमिली द्वारा आयोजित किया गया बेल ऑर्गेनाइज में पार्टिसिपेट करने वाले सभी गेस्ट को वेलकम करती है। मेरा नाम रेलवे बैनर और रेंज लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ। बेल बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई तो आप अपनी सीट पर अच्छे से बैठ जाए। काउंट साइमन और उनकी फैमिली बहुत जल्दी आने वाली है तो प्लीज उनका वेलकम करें। तभी वहाँ पर काउंट साइमन की एंट्री होती है। तभी अपना जिमी हैरानी के साथ खड़ा हो जाता है। साइमन बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है आप सभी से मिले हुए। जिमी अपने मन में सोचता है कि ये वो। साइमन बोलता है आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। जिमी अपने मन में उसको देखते हुए सोचता है कि 7वीं क्लास ये बुलशिट। वो मार्क्यूस
लिम्बे के लेवल का सिमिलर है या शायद उससे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग। रेड लोटस मैजिक वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है। कितना अमेजिंग। उतने में काउंट साइमन जिमी के पास आ जाता है और उसकी मदद से बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है आपको देखे मैम बेल्टन, आप लास्ट ईयर से काफी बेटर दिख रही है। मिस बेल्टन बोलते हैं कि उसका मेंशन मत करो और तुम भी आज बहुत हेल्दी दिख रहे हो। साइमन बोलता है एनीवेज क्या काउंट बेल्टन इस बॉल को अटेंड नहीं करेंगे। मिस बेल्टन बोलते कि नहीं वो आज रात तक यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे लैंड पे कुछ इश्यूज हो रहा था। साइमन बोलता है ओ ऐसा है क्या। फिर वो जिमी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या ये आपका बेटा है। वो बोलते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है जिमी वाल्टन और मेरी बेटी सारा वाल्टन। बच्चों अपने ग्रीटिंग शो करो। जिमी और सारा अपना ग्रीटिंग देते हैं। जिमी बोलता है कि मेरा नाम जिमी वाल्टन है, वाल्टन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। सारा बोलते है कि मेरा नाम सारा है, हेलो। एक दूसरी लेडी बोलती है कि तुम्हारे बच्चे तो काफी सुंदर है। जिमी की मदर बोलती है कि आपका थैंक यू और वो चालाक भी है। तभी साइमन इधर उधर देखने लगता है। जिमी साइमन को देखने लगता है। साइमन की नजर जिमी के ऊपर जाती है। जिमी अपने मन में सोचता है कि वो मेरे बॉडी के हर एक पार्ट को मेजर कर रहा है। फिर अपने पावर का थोड़ा नमूना दिखाता है और उससे अपने मन ही मन बोलता है कि देखो मुझे अच्छे से। साइमन जिमी से बोलता है कि ओ तो तुम्हारा नाम जिमी है। जिमी बोलता है कि हाँ। तो साइमन बोलता है कि हम कुछ टाइम बाद एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे। जिमी बोलता है ठीक है। फिर साइमन वहां से जाने लगता है। जिमी अपने मन में सोचता है जैसे कि काउंट साइमन से एक्सपेक्टेशन था वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है, मैं उसके साथ बातचीत करने का वेट ही नहीं कर सकता। फिर साइमन और साइमन की फैमिली दूसरी जगह जाने लगती है। तभी देखते हैं एक रेड हेयर वाले लड़के को। वो अपने मन में सोचता है कि जिमी वाल्टन। जिमी अपने मदर से बोलता है कि फादर कब आएंगे। उसकी मदर बोलते हैं कि वो आज रात तक आ जाएंगे। साइमन का फैमिली को देखते हैं जो कि वो भी जाके एक जगह पे बैठ जाता है। उसका बेटा बोलता है आप काउंट वेल्टन के बेटे के बारे में क्या सोचते हैं फादर। साइमन बोलता है कि तुमको 10 साल के लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों है। उसका लड़का बोलता है कि वो अभी भी यंग हो सकता है लेकिन वो फ्यूचर में वेल्टन फैमिली को लीड करने वाला पर्सन होगा। तो क्या एक दूसरे के बारे में जानना अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि हम एक ही जनरेशन के हैं। साइमन अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि इन दिनों वो नोबल के बच्चों के बीच में एक लीडर की तरह काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो मेरे से एक नॉलेजेबल पाना चाहता है। कितना यूजलेस बिहेवियर है उसका। हालांकि उसके बाप होने के नाते मुझे उसके एक पॉइंट तक हेल्प करना होगा। फिर साइमन अपने बेटे से बोलता है कि जिमी वो एक टैलेंटेड लड़का है। फिर वो लड़का बोलता है क्या आप मुझे उसके बारे में और भी कुछ बता सकते हैं। साइमन उसको इग्नोर कर देता है और बोलता है कि जाओ मेरे लिए मिल लेके आओ। तभी उस लड़के की मदर बोलते हैं कि उनके साथ अच्छे से रहना क्योंकि वो हमारे फैमिली के साथ लंबे टाइम तक अलायंस है। वो लड़का बोलता है कि ऑफकोर्स मदर चिंता मत करो। उसकी मदर बोलते है कि बहुत अच्छे। फिर वो भी बोलते हैं कि मेरे लिए भी मिल्स लेके आओ। वो लड़का अपने मन में सोचता है कि मुझे माफ करना मदर, मुझे उस जैसे गुंडे के साथ रहने का कोई थॉट नहीं है। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं उसे अपने घुटने के नीचे लाके रख दूं। तभी उसके कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है। देखते ही ये साइमन रहता है। साइमन बोलते है कि जैसा कि मेरे बेटे से एक्सपेक्टेशन था। वो लड़का अपने मन में सोचता कि और मैं अपने फादर से अप्रूवल भी पा सकता हूँ। और वो एक खतरनाक सा हंसी देता है। उसके बगल में उसका साथ भाई रहता है। वो भी उसके हंसी को देख लेता है और वो भी एक स्माइल देता है। हर कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। देखते हैं जिमी और उसकी मदर को। उसकी मदर बोलते है कि क्या तुमने दोस्त बनाया। वो बोलता है जिमी हाँ मदर ठीक है तुम और भी दोस्त बनाओ, मैं भी अपने फ्रेंड के साथ बात करने जा रही हूँ। जिमी बोलता है ठीक है और अपने मन में सोचता है कि फ्रेंड माई एस, जो आपने मुझे फ्री टाइम दी है मैं उसमें अकेला रहना पसंद करूंगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर शांति हो। अगले सीन में देखते हैं जिमी को जो कि बाहर टहल रहा होता है और अपने आसपास की चीजों को देख रहा होता है। जिमी बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मैजिक में ही नहीं लेकिन बिजनेस में भी अच्छा है। ये सोच के कि वो अपने टैलेंट को एक हायर लेवल पर रीच करने में एबल हो जाएगा। मैं तो उसके साथ बात करने के लिए वेट ही नहीं कर सकता। तभी पीछे से कोई बोलता है कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। तभी जिमी हैरान हो जाता है। फिर अपना मैजिक करते हुए एक थंडर लाइटनिंग कुछ स्पेयर बनाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। देखता है कि एक लड़की रहती है, वो डर जाती है लेकिन अपना जिमी उस अटैक को बीच में ही रोक लेता है और उस लड़की को देख के वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर जिमी अपने अटैक को गायब कर देता है। उस लड़की तो डर के मारे पसीने ही छूट जाता है। फिर गुस्सा करते हुए बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अचानक से ऐसा करने की। जिमी उससे बोलता है कि तुम ही पहले थी जो अचानक से मेरे पीछे बोल रही थी। वो लड़की बोलते है किसी भी लेडी के साथ ऐसा करना ये अच्छी बात नहीं होता है। अपना जिमी बोलता है तुम्हें तो लकी फील करना चाहिए कि मैंने तुम्हें मारा नहीं तो तुम अब तक मर चुकी होती। ठीक है तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मेरे पीछे कैसे आई। वो लड़के बोलते कि मेरे बारे में मेरे बारे में जानने के लिए तुम क्यूरियस हो। क्या मुझे अपने बारे में बताना चाहिए तुम्हें या नहीं। सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। जिमी उसके लिए ऐसे लेक्चर सुन के अपने मन में सोचा कि ये कितना एनोइंग है और ये फैक्ट कि वो मेरे पीछे आए और यहाँ तक कि मैंने उसके प्रेजेंस को भी फील नहीं किया और उसकी ये बकबक। फिर जिमी अपना मैजिक करते हुए उसके पैरों के पास अटैक कर देता है। वो लड़की घबरा जाती है। जिमी अपना बोलता है कि ये एयर बुलेट है सेकंड क्लास का मैजिक, अगर तुम्हारे पास इनफ मैजिक ना हो ये अटैक तुम्हारे स्किन को छेद कर सकता है और मैं श्योर हूँ तुम छोटी बच्ची तुरंत ही मर जाओगी। जिमी की बात उस लड़की को समझ में नहीं आता और अपने मन में सोचती है क्या वो बोल रहा है, क्या वो सीरियस भी है। जिमी बोलते क्या तुम अभी भी मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगी। वो लड़की घबरा जाती है और बोलती कि नहीं मैं तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी। जिमी बोलता है कि जल्दी करो इससे पहले कि मैं दोबारा शूट करूं। वो लड़की बोलती कि मैं ऐसे वेले हूँ, वेले विस्काउंट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी और एक स्पिरिचुअलिस्ट। हमें अगले वीडियो में पता चलेगा स्पिरिचुअलिस्ट और इसके फैमिली के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।
Yeah.